Hello class 10th. You are studying about the globalization of Indian economy. Indian economy का next topic रहेगा what is globalization. तो globalization the process. In this process, the many or more countries connected with each other, with the international market, with the commodity, with different things. So by connecting, तो इसी को इस व्यवस्था को कहते हैं क्या बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। ये ग्लोबलाइजेशन ये समझिए कि ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं होगा तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड का काम नहीं होगा। दिस इज नॉट न्यू, ये न्यू नहीं है, ये तो एक बड़ी प्रोसेस है, एक पुरानी प्रोसेस है। पुरानी प्रोसेस का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ सिल्क रूट, at the time of Silk Route, चीनी cargoes and different things export from here to there, even Asian country to European nation. यहाँ से यूरोपीय नेशंस में जाता था। हम लोग को पता है कि यहाँ से हम स्पाइस वगैरह भेजते थे, है ना, स्पाइसेस, पल्सेस और पल्सेस, बहुत से कमोडिटीज लाइक डिसीज और कहना चाहिए इन्वेंशन, आइडिया भी यहां से वहां आते जाते रहे। आपको पता है चैप्टर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, द डिसीज रेंडर पेस्ट केम फ्रॉम यूरोप टू साउथ अफ्रीका। हाँ, रेंडर पेस्ट एक कैटल डिसीज है, एक फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज जो यूरोप से आई और 90% कैटल को जो है खत्म कर दिया। हाँ, कैटल 90% कैटल मर गए थे। अब देखना, क्योंकि साउथ अफ्रीका का ट्रेडिशन देखो कितनी अच्छी बात है, उनका ट्रेडिशन था कि कोई किसी के अंडर प्रेशर काम नहीं करेगा। ये बात ब्रिटिशर को बिल्कुल नहीं भाई, ब्रिटिशर को लगा कि ये गलत है और उन्होंने पता है रेंडर पेस्ट स्प्रेड करके वहां की इकोनॉमी ध्वस्त कर दी। और जब उस देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो फिर वो कुछ तो करेगा ना। इसीलिए उनको नीड हो गई, काहे की नीड ऑफ जॉब एंड वर्क ऑल्सो। अब उन्हें जब इकोनॉमी खत्म तो इन्होंने क्या किया, प्लांटेशन के काम शुरू किए, रबर और ओपियम, टी, कॉफी और इंडिगो। सबसे पहले रबर, ओपियम और इंडिगो के प्लांट्स लगाए, प्लांटेशन किया। उन्होंने कह दिया कि अब तुम यहाँ पे मेरे यहाँ काम करो आके। अफीम, इंडिगो नील होती है। तो ये सब चीजें जो है उन्होंने वहां पे शुरू किया। अब मजबूरी थी लोगों की, जब हमारे ट्रेड थे, हमारे जो ट्रेडिशनल काम थे, वो काम जब नहीं रहेंगे तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए उन्होंने प्लांटेशन के काम में अब वर्कर्स के रूप में काम करना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका के लोगों ने हो गया कॉलोनियल। भाई उन्होंने उस देश पे, कॉलोनियल का मतलब होता है कॉलोनी स्थापित करो पहले, तो उन्होंने बिजनेस बढ़ा दिए। अब कहते लेबर कहां से आएगी, आप करो ना, लेबर हो गई आपके दे हमारे उसकी साउथ अफ्रीकन। इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, आज नहीं। ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन आज हमारा एक हाईटेक पोजीशन पे होता है, कल भी था। सिल्क रूट से था, सी रूट और जो लैंड रूट थे, सिल्क रूट भी जो है उस समय का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अब है आपका फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर जो बताइए कि फैक्टर दैट इनेबल्ड टू ग्लोबलाइजेशन, मतलब ऐसे फैक्टर बताइए जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल्ड करें, मतलब कहने का उसको बढ़ाएं। All these factors which is enabled to the globalization and also provide the support by economic, by technology, by asset, by skill, by engineering and machine and tools in different way। तो उसने कह दिया कि देश की सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी, देश में एक टेक्नोलॉजी में अगर हमने कह दिया इंफॉर्मेशन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो गई आपकी इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में, किसी भी एजुकेशन हो, चाहे कोई अच्छी बुरी चीज हो, इफ यू अनेबल टू हियर, इफ यू अनेबल टू हैविंग इंफॉर्मेशन, देन यू आर फेलियर। आप उसके बारे में कोई काम ही नहीं कर सकते।
जब हमें उस चीज की नॉलेज ही नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्म तो होना चाहिए, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैविंग अ लीड रोल। फोर्थ लिस्ट बनी है, रेसिडेंसी सब्जेक्ट में इसको शामिल किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके पहले 3 लिस्टें थी, आपको पता है, नेशनल, वो यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। बट नाउ आफ्टर द इंडिपेंडेंस लिस्ट बनाई गई, वो रेसिडेंसी कहलाई। तो इसका बहुत एक बड़ा रोल है। अब देखो टेक्नोलॉजी में अगर हम कहते हैं फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक अहम मुद्दा है। ट्रांसपोर्टेशन, इफ यू वांट टू और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, QUICK, क्विक डिलीवरी नहीं करेगा। भाई आपको कोई सामान है यहां से वहां अगर जाना है, या कोई चीज यहां से वहां आपके ट्रेड में आपको इन दिस टाइम यू रिक्वायर, तो जस्ट अगर आपकी हाई प्रोफाइल ट्रांसपोर्टेशन ओवर हियर इन द नेशन, in any of the nation, if you have the high profile transportation, जब हाई प्रोफाइल ट्रांसपोर्टेशन होगा तो आप क्विक डिलीवरी करने में आपको क्या आसानी रहेगी। इन दिस टाइम बहुत ऐसे फूड छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कहती हैं हम आपके घर खाना पहुंचाएंगे, आप बताइए एड्रेस बताइए, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो मैनी ऑफ द जो प्रोफेशनल काम है ये लोग करते हैं, तो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हैं, व्यवस्थाएं अच्छी कि आप रिक्वायर दीजिए और हम जो है आपके पास खड़े हुए हैं। तो दिस इज अ रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो जो है ग्लोबलाइजेशन फैक्टर जो है बहुत इफेक्टेड ना होता। इसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि कारगिल ने परख को खरीद लिया, तो एक टेक्नोलॉजी स्किल एसेट देके मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन सपोर्ट भी करती है और डिमोरलाइज भी करती है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन किसी भी छोटी कंपनी को, किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सबसे पहले है कि 80% उसे बढ़ाएगी, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है छोटी कंपनी का कि ये हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन सपोर्ट नहीं करेगी तो उसको डिमोलाइज तुरंत कर देगी। एट द टाइम जब कारगिल ने सपोर्ट किया था परख फूड को, तो परख को अंदाजा नहीं था कि हमें बेचनी पड़ेगी कंपनी, लेकिन ऐसा हुआ कि इतना इन्वेस्टमेंट हो गया उसका कि परख को बेचना पड़ा, परख ने दे दी कारगिल को। तो ये चीज है, एनेबल्ड है, टेक्नोलॉजी हो गई देश की। और दूसरी चीज, मोर नोटिसेबल हैव बीन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द रिसेंट टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। वो कह रहे हैं कि जो है इसमें इसके थ्रू हम लोग नहीं इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल या टॉक मेल, टॉक को क्या कहते हैं, इसको ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ई टॉक हो गया वॉइस मेल, जो बात करो वो भेज गया एज ए नेग्लिजिबल कॉस्ट। ग्लोबलाइजेशन के सहारे हम आईटी कम्युनिकेशन के सपोर्ट से हम जो है अपने जो है ईमेल्स को, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को और टॉक मेल्स को एक नेग्लिजिबल कॉस्ट पर भेज सकते हैं। छोटा सा मैसेज डाल दिया, उन्होंने कहा उसके साथ इतने मैसेज फ्री हैं, SMS भी फ्री हैं, ये है ना, वॉइस कॉल भी फ्री है। तो ये सब अपन करते हैं, बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट, बहुत बड़ी चीज। आपने एक यहाँ से बैठे 1500 किलोमीटर पे आपने मुंबई चेन्नई आपको कोई एक सूचना देना, आपको अगला एक पालक झपकी आपकी और अब मैसेज पहुंच गया, पैसा भी ज्यादा नहीं लगे। तो सपोर्ट नहीं है। दिस इज द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो द रोल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन को क्या करते, बढ़ाते हैं। अब आ जाओ इसमें, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, लिबरलाइजेशन वर्ड है क्या, पहले समझ लेते हैं। लिबरलाइजेशन जो वर्ड है इसका मतलब है कि किसी भी ट्रेड पर लगे, जो ट्रेड है उस पर लगे प्रतिबंध, बैरियर जो है, वो बैरियर को रिमूव कर दो। ठीक है, लिबरलाइजेशन कहते हैं उदारवादी व्यवस्था। WTO हटाता है इसे। तो जब मतलब WTO काम होता है, वर्क ऑफ द WTO लिबरलाइज करना एनी ऑफ द ट्रेड को, किसी भी व्यापार को, किसी भी ट्रेड को लिबरलाइज करेगा
व्यापार पर लगे प्रतिबंध को निग्लेक्ट करेगा, हटा देगा। ये काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो फिर पता है अपन लोगों ने पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा है उस लेसन को, नहीं हो चुका वो लेसन, G77 कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन वुड्स में हुआ था। द डेवलपिंग नेशन ग्रुप ऑफ द डेवलपिंग नेशन इन द वर्ल्ड डिमांड NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसने मांगा था क्योंकि WTO था नहीं। तो पता है ये डेवलप्ड देश चाहे जिनके रिसोर्स को अपना रिसोर्स समझ लेते थे, चाहे जिस देश को पहुंच गए और कॉलोनियल के सहारे वो रिसोर्स को यूटिलाइज किया और अपने देश में बेचे जाके, मतलब दूसरे के रिसोर्स मुनाफा जे कमाएंगे। जब G77 नहीं बना था, जब G77 ने NIEO की डिमांड नहीं रखी थी, दिस इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डिमांडेड बाय द G77 कंट्रीज। तो G77 क्या? डेवलपिंग देशों का एक ग्रुप है ना, जो जिन्होंने उनके खिलाफ थे, किनके? डेवलप्ड के, क्योंकि डेवलप्ड देश उन्हें तो वो चाहिए रिसोर्स मिले और अब उनको हम यूज करें और अपना जो भी उसका आउटपुट निकले वो अपने देश की इकोनॉमी में बढ़ाएं। तो ये उनके आइडियाज थे। ये आइडियाज किसके किसके थे? डेवलप्ड के। तो ये आइडिया काउंटर हुआ और NIO की मांग जब कर ली, NIO बना, इसके बाद जो है अब सबको बराबर मिलने लगा, इसका WTO बन गया। तो WTO किसी भी कहना चाहिए कि लिबरलाइज द ट्रेड इफ एनी ऑफ द restrictions on the trade so removed by the WTO। भाई कोई देश है, किसी देश से प्रतिबंध कि हमारे देश में व्यापार करने, हमारे देश में आप मत बेचने आओ, तो ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड संस्था बैठी वो कहेगा क्यों भाई, हमारा ट्रेड है, आप टैक्सेस बढ़ाइए, चलेगा, आपकी सरकार है। हमारे यहाँ कोई चीज आई, पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम किसी देश, अगर हम कॉटन अमेरिका, लंदन या ब्रिटेन को बेचते हैं तो ब्रिटेन मना नहीं करेगा कि नहीं आप हमारे देश में मत आओ, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि WTO, यही तो WTO काम है। पहले ये सब नहीं था, तो जिसका मर्जी जहां जाना था, अब कोई मना नहीं कर सकता और जबरदस्ती नहीं हो सकता। दो चीजें हो गई, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड का। अब भाई ग्लोबलाइजेशन जब है, ये बड़े बड़े मुद्दे बन गए, तो फिर किसी को कोई जो ट्रेड बैरियर किसी भी देश पर नहीं लगाया जाएगा, किसी भी डेवलप्ड देश के द्वारा, एक चीज बिना उसके WTO से, या एक कहते नहीं है बाहर जाने के लिए वीजा बनता है, पासपोर्ट, तो ये अथॉरिटीज है, ये एक अनुमति है, सैंक्शन कराएगी मुझे, और आपने दिखाई है कि मेरे पास मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, हम इंडिया के साथ पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द फोर्ड कंपनी, नॉट ओनली सेल इन अ फोर-व्हीलर्स और कार इन ओनली इन द इंडियंस बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बेचती है, इंडिया में अकेले थोड़ी बेचती है। अगर ऐसा होता, वो कहते नहीं यूएस की कार भारत में नहीं बिकेगी, या इंडिया वाले वहां नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो WTO का काम है किसी भी बिजनेस को क्या करना है? लिबरलाइज करना, इतना सा काम है। अब लिबरलाइजेशन बना दिया पूरा, है क्या? तो ये किसी भी रुकावट को दूर करता है, किसी भी प्रतिबंध को दूर करता है, किसी भी डिनाई कोई कर रहा है तो उसे करेगा, और इंटरफेरेंस ऑफ द एनी ऑफ द कंट्री उसको भी रिमूव करेगा। किसी भी देश पर जबरदस्ती कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं थोप सकता, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, अपने रिसोर्स की कीमत वो लेगा, किसी पर दबाव नहीं बना सकते कि आप इतने के रिसोर्स हमें दे दीजिए, इसकी कॉस्ट इतनी ही है, नो। उसकी कीमत डिसाइड करने का अधिकार उस देश की, उस जहां की सरकार को है, उस देश के आवाम की बनी सरकार को है। ऐसा नहीं है कि वो डेवलप्ड देश, भाई हम आए, मैं तो अमेरिका से हूं, मुझे अधिकार है, मैं डेवलप्ड देश में हूं, आपके रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है। तो लिबरलाइजेशन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो किसी पर जो है व्यापारिक प्रतिबंध को रिमूव करेगा। China toys in India. Suppose the Indian government puts tax on the import of toys. What would happen? Those who want to import these toys would have to pay tax. This because
टैक्स वायर विल हैव टू पे द हायर प्राइस ऑफ द इंपोर्ट ट्वाइस। वो कह रहा है कि अगर चाइना के खिलौने पर भारत की सरकार टैक्स बढ़ा दे तो क्या होगा? भारत पे बिकने वाले चाइना खिलौने महंगे हो जाएंगे। और अगर सरकार को बिल्कुल बंद ही करना है तो टैक्स पे टैक्स पे देता चला जाए, अपने आप बंद। भाई खिलौना अगर 300 रुपए का है ना, और अगर उनका खर्चा अगर 275 रुपए आ रहा, 200 इतना रुपए आ रहा, तो वो आएगा ही नहीं यहाँ। क्या करना, नहीं हम वहां फायदा नहीं, हम नहीं जा रहे वहां। दो तरीके हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कॉर्न लॉ की तरह इंपोर्ट को बंद नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्ट या स्टॉप इंपोर्ट कॉर्न लॉ थोड़ी नहीं चल रहा है। अब G77 के बाद पूरी दुनिया के डेवलपिंग देशों ने NIO मांग लिया, पूरे दुनिया के देशों ने NIO मांग लिया, और NIO बनने से, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनने से अब देश अपने रिसोर्स के खुद मालिक हो गए, है ना। जैसे NIO हुआ तो अ कंट्री बिकम इट्स ओन ओनर ऑफ द रिसोर्स, खुद अपने देश के रिसोर्सेज के मालिक बन गए। बात क्लियर हुई ना? ये है आपका। तो वही कह रहा है कि अगर किसी भी देश पर अगर हम इम्पोज टैक्सेस करेंगे तो वो फिर वो चीज वो महंगी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हो सकता, अब डर है सरकार को कि भाई ये इन्होंने ये हमारे यहाँ आते हैं, हो सकता है बंद ना हो जाए, कुछ तो टैक्स देते ही है ना। तो और खिलौने भी सस्ते बेचते हैं, दो फायदे हैं ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है, दूसरी चीज टैक्स के साथ साथ टॉयस भी सस्ते दे रही है, तो आवाम के लिए भी सही है। कोई ये नहीं कहता कि भाई इंडियन के टॉयज जो हैं वो सस्ते हैं या ये सस्ते हैं। तो जो बाजार में आपको लगे वो आप परचेज करिए, क्योंकि गवर्नमेंट जनता के लिए काम करती है। मेनी ऑफ द वेलफेयर पॉलिसीज फॉर द पीपल, जितनी पॉलिसीज होती है वो वेलफेयर के लिए होती है, जनता के लिए। ऐसा तो है नहीं कि नहीं साहब ये हम सड़क बंद करवाने जा रहे हैं, ये हम पुल तोड़वा देंगे, कोई ना निकल पाएगा यहाँ से, रेलगाड़ी उसमें गिर जाएगी, ऐसा तो है नहीं। मेनी ऑफ द पॉलिसीज जो होती हैं वो वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के लिए ही होती है, ठीक है। तो इसका जो लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक बहुत अच्छा है, आता है 101% पेपर में, थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट में हम आपको समझा देंगे। ओके, थैंक यू।